अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर पर्दा के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। बलूचिस्तान में जारी सिक्योरिटी ऑपरेशन शाबान में अब तक 75 दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम किया जा चुका है। ऑपरेशन शाबान 5 से 8 जुलाई फॉरेन स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में आम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 42 शहादतों के बाद शुरू किया गया। हालिया दहशत गर्द हमलों के भारतीय और अफगान नेटवर्क का सबसे बड़ा सबूत मजहबी शिद्दत पसंद कलदम गिरोह TTP और कौम परस्त लिबरल बलोच BLA का गैर फितरी इत्तेहाद और मुश्तरका दहशत गर्द कार्रवाइयाँ हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ वारदातों में शिद्दत के लिए ये इत्तेहाद उनके बैरूनी आकाओं की हिदायत पर तरतीब पाया है। नाज़रीन, बलोचिस्तान में सूबाई खुद मुख्तारी के नारों से मुसल्लह कौम परस्त तहरीकों की तारीख उतनी ही पुरानी है जितना कि पाकिस्तान। क़याम पाकिस्तान के पहले साल ही भारत, अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन ने पख्तूनिस्तान के नारे से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का आगाज़ किया। चित्राल से कल्लात तक अलहदा वतन का नारा लगाया। ताकतवर दुश्मन की साजिश को नौज़ायदा मुमलिकत ने दानिशमंदी और जुर्रत से नाकाम बनाया। 1948 में कल्लात की पाकिस्तान में शमूलियत के आइनी हक के खिलाफ मुसल्लह तहरीक शुरू हुई और मुसल्लह बागियों ने कल्लात के भारत में शामिल करने की तहरीक चलाई। उसके बाद मुख्तलिफ औकात में कभी एहसास महरूमी का नारा लगा तो कभी सूबे के कुदरती वसाइल पर वफाक के इख्तियार को चैलेंज किया गया। पाकिस्तान दुश्मन ताकतों ने 2004 से ग्रेटर बलोचिस्तान का गेम शुरू किया। बैरूनी फंडिंग से कलदम BLA समेत दीगर मुसल्लह तंजीमों की दाग बेल डाली गई। अलहदगी पसंद मुसल्लह तहरीकों ने बलोच कौमी शनाख्त का नारा लगाया, आज़ाद बलोचिस्तान का मुतालिबा किया, कुदरती वसाइल पर मुकम्मल मुकामी इख्तियार का बयानिया बनाया। पाकिस्तान की तरक्की के मंसूबों यानी कि गवादर पोर्ट CPEC की मुखालफत भी की। मादनी खजानों की तलाश के गैर मुल्की प्रोजेक्ट को दहशतगर्द हमलों से नाकाम बनाने की कोशिश की और इस सब की वजह थी पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू। अफगानिस्तान और ईरान से मुत्तसिल सूबा CPEC के जरिए वस्ती एशिया का रास्ता दिखाता है। ये गवादर पोर्ट के जरिए खलीजी रियासतों से करीब है, बुहैरा अरब के दहाने पर है और सबसे बढ़कर ये बलूचिस्तान मादनी लिहाज से दुनिया का अमीर तरीन खित्ता है जहां $8 ट्रिलियन के मादनी खजाने मौजूद हैं और गैर मामूली तौर पर एटमी हथियारों से मिसाइल टेक्नोलॉजी तक और खलाई मशीनों, मोबाइल फोन्स, टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट समेत ग्रीन एनर्जी से हाइब्रिड व्हीकल्स तक में इस्तेमाल होने वाले 17 नायाब मिनरल्स की यहाँ बहुतात है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। हकीकत ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, लेकिन ये वतन दुश्मनों के ग्रेटर गेम का महवर भी। यहाँ जितनी शिद्दत से दहशतगर्द तंजीमों को मुनज़्ज़म और मुसल्लह करके जारियत पर उकसाया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा जज्बे, जुर्रत और बहादुरी के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी नेटवर्क से वाबस्ता शहीद और गाजी अपने लहू से दुश्मनाने वतन के आगे बंद बांधते हैं। इसी पस मंजर के साथ ऑपरेशन शाबान पर बात करेंगे और सूबाई हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिन जानेंगे ऑपरेशन के खद्दो खाल के बारे में और साबिक सफ़ीर जावेद मलिक से भी पूछेंगे कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के मसले को मौसर तौर पर आलमी सतह पर अब तक क्यों नहीं उठा सका है। बहुत शुक्रिया शाहिद रिन साहब आपका और जावेद मलिक साहब आपका भी। जावेद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान दुश्मनों का बलूचिस्तान के हवाले से जो ग्रेटर गेम का मंसूबा है कितना हकीकी, कितना फसाना है, क्योंकि आपने बहुत से मुल्कों में पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से काम किया है, तो आपके ख्याल में उन मुल्कों में बैठे हुए जो मास्टरमाइंड्स हैं इन दहशत गर्दों के, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से जो इमेज एक पैदा किया हुआ है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और किस तरह का है? देखिए जी, अनफॉर्चुनेट है कि कुछ ऐसे ज़रूर अनासिर मौजूद हैं, ख़ुसूसन कुछ यूरोपीय ममालिक में, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ से बैठ के वो इस किस्म की बातें करते हैं जो कि अनफॉर्चुनेट हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये कहता चलूँ कि मेरा इत्तेफाक हुआ है मुझे बलूचिस्तान के लोगों से मिलने का, बल्कि मैं आपको यूँ कहूँगा कि बहुत करीबी तौर पर मैं जानता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली में कुछ आपस में शादियां भी हुई हैं बलोच लोगों के साथ। तो मैंने तो बलूचिस्तान के जो अवाम हैं उनके दिल में हमेशा पाकिस्तान के लिए मोहब्बत देखी है। पाकिस्तान की जितनी मोहब्बत मैं और आप करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बलूचिस्तान के अवाम भी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखते हैं। और बलूचिस्तान के अंदर एक ख़ास बात ये भी है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, एक वेलकम करते हैं आपको। उनके जो रवायात हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनसे हमारे मुल्क के अंदर आप बहुत अहम ओहदों पे फायज
फाइज भी रहे हैं, आप जानती हैं, हमारे जी साबिक वजीर आजम जी जी जमाली बिल्कुल। साहब भी हैं, और भी बिल्कुल माजी करीब में जो काकर साहब थे, उनसे भी मुलाकात हुई, इन दोनों से मुलाकातें रही। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो खुद भी वहां मौजूद रहे हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकली जो सबसे बड़ा ऑफिस हमारे मुल्क में है, प्रेसिडेंट जो होता है वो तो ऑफ कोर्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जी लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो सबसे बड़ा ऑफिस है चीफ एग्जीक्यूटिव का, वहां पे एटलीस्ट दो लोग तो मैं जानता हूं जो वजीर आजम भी रहे हैं। तो बलूचिस्तान के अवाम न सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, बल्कि बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान की गवर्नेंस के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हमारे प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी इस वक्त जो है वो भी बलोच ओरिजिन से, उनकी ट्राइब भी अच्छा। बलोच है। जब मेरी उनसे बात हुई, जब कभी मुख्तलिफ मुलाकातें आसिफ जरदारी साहब से मेरी हुई, तो हमेशा बलोच ट्रेडिशंस को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। आपको याद होगा जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सबसे पहले वजीर आजम बनी थी, जी जी उसके बाद वो जब अमेरिका की विजिट पे गए थे, तो आसिफ जरदारी साहब ने बलोच जो है वो रोब्स पहन के गए थे, ये चीजें बताने के लिए कि वो खुद भी बलोच हैं, और बलोचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स जो बलोच लोग हैं उनका गवर्नेंस के अंदर बहुत ही कलीदी किरदार है। बिल्कुल। बुगटी साहब जिस वक्त वहाँ के आप जानती हैं वजीर आला भी हैं, और वो फेडरल गवर्नमेंट के मुल्क के अंदर जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, जो सबसे अहम तरीन ओहदा होता है। तो मेरी नज़र में कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि इस पाकिस्तान के दुश्मन अनासर, जो कि एक तरह से नफरत अंगेज एजेंडा पर वो जी काम कर रहे हैं, और वो एक झूठी जो है वो नैरेटिव को दुनिया में लेकर जाते हैं कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान के अंदर कुछ इस किस्म के मामलात हैं। मैंने आपके सामने कुछ दो तीन एग्जांपल्स रखी बलोचिस्तान, और इसके अलावा अगर आप आर्मी में चली जाएं, तो मैं जाती तौर पर जानता हूं जनरल के ओहदे तक जो है हमारे बलोच दोस्त वो गए हैं, मैं उनसे मिला भी हूं। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग चाहे वो पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, KPK में है, कश्मीर में है, उनके दरमियान जो चीज कॉमन है वो पाकिस्तान की मोहब्बत है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे अनासर आपको मिलेंगे जी। लेकिन आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और रियासत भी शिद्दत से कहती है कि जो बलूचिस्तान में मामलात हैं, जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे अफ़गानिस्तान और भारत का हाथ है। लेकिन हम इस मामले को आलमी सतह पर उस तरह उठा क्यों नहीं सके हैं, या उठाया है तो शायद इतनी शिद्दत से उठाया नहीं गया कि बाकी दुनिया की तवज्जो इस तरफ होती कि पाकिस्तान जो इतना जोर दे के कह रहा है वो सही कह रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है जी वो सच पर मबनी है। और देखें, हमारे जो दुश्मन हैं उन्होंने, अगर आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखें, तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा कि कॉर्नरस्टोन वो ये रहा है कि वो पाकिस्तान के बारे में मनफी एजेंडा के ऊपर वो गामजन रहते हैं। चाहे वो पाकिस्तान को कभी गलत तौर पर टेररिज्म के साथ मुंसलिक कर देते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर मौजूद किसी एक आम से वाक़ये को किसी तरह से लसानियत का जो है वो चढ़ावा पहना देते हैं। उनका ये एजेंडा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक मनफी मन घड़त प्रोपेगेंडा जो है वो दुनिया में पेश करें। लेकिन देखिए, हमारी क्योंकि नीयतें साफ होती हैं, हमें उस तरह से उनका तदारुक, आप बिल्कुल सही कह रही, करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कभी हमने किसी को टारगेट नहीं किया, हमने कभी ये नहीं इस मफरूजे पर अपनी फॉरेन पॉलिसी की तश्कील नहीं की कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का मकसद है कि हम किसी दूसरे मुल्क को बुरा भला कहें। बल्कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और उनकी फॉरेन पॉलिसी में जो फर्क है, हम ये हमेशा कहते आए कि हम तो इस खित्ते में अमन चाहते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अभी आप देख रही हैं कि US और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी पाकिस्तान एक कलीदी किरदार कर रहा है। क्या किरदार है हमारा? अमन का सफीर बन के हम उभर रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है कि हमें चाहिए कि हम वो जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज एक एजेंडा पर गामजन लोग हैं, उनका तदारुक करने के लिए हमें ज्यादा इफेक्टिवली काम करना चाहिए। हमारा फोकस हमारा पॉजिटिवली रहा है, लेकिन दुनिया में जो नेगेटिव अनासर इस तरह का काम कर रहे हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के जो मैं बल्कि यूं कहूंगा कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी वो खुद आपके सफीर हैं। यानी आप कहीं पे भी चली जाइए, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। अभी भी अगर आप देखें तो स्टेट बैंक के जो फिगर्स आए हैं, जी जी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स और पाकिस्तान में तरसीलात ज़र जो की हैं वो हमारी एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। यानी हमारा मुल्क बल्कि पूरा मुल्क इंटरनेशनल मिलके मीडिया पर भी इस हवाले से खबरें काफ़ी चल रही हैं कि पाकिस्तान को जो बैरून मुल्क से जो पैसे आते हैं उस पर इस मरतबा बहुत ज़्यादा आए हैं, तो वो इस चीज़ की खबरें इंटरनेशनल मीडिया पे भी चल रही हैं।
एब्सोल्युटली। और वहां पे बहुत से यानी जो लोग हैं, मैं उनका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि देखिए वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग वहां मौजूद हैं। वो हमारे रजाकाराना तौर पर हमारे सफीर हैं। एक तो हमारे ऑफिशियल एम्बेसडर होते हैं, हमारी एम्बेसियां काम कर रही होती हैं, वो भी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हमारे जो अवाम है वहां रहने वाले, वो भी हमारे सफीर होते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी हुकूमत के जो अरबाब इख्तियार हैं वो उनको भी ज्यादा इफेक्टिवली इंगेज करें। फॉरेन जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो आपके एक रजाकाराना सफीर हैं, और इस किस्म के जो मन घड़त झूठे प्रोपेगेंडास पाकिस्तान के खिलाफ किए जाते हैं उनका तदारुक करने के लिए वो एक उसी तरह से बनियानुल मरसूस बन के बैरून जो बैनुल अक़वामी सतह पर आपका दिफा करेंगे, जिस तरह से हमने अपने मुल्क का दिफा अंदरूनी तौर पर किया। बिल्कुल। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनकी उनकी अपने मुल्क के साथ मोहब्बत है, चाहे वो किसी भी सूबे से रहने वाले हों। बलोचिस्तान के अंदर मौजूद कुछ जरूर हो सकता है कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी जिनके ऊपर हमारी जो हुकूमत है, हमारे अरबाब इख्तियार हैं। आप जानती हैं हाल ही में जी वजीर जी। आजम साहब जो हैं वो खुद भी बलोचिस्तान गए, उन्होंने वहां पे बैठ के लोगों से बात की। हमारे जो वजीर आला हैं बुक्की साहब, वो खुद उस कबाइल के साथ बहुत ज्यादा इंगेज रहते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारी अफवाज हो, हमारी सिविलियन क़यादत हो, हमारी तमाम पॉलिसीज का जो मरकज है वो ये है कि हम मुल्क के अंदर यकजहती पैदा करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान की तरफ से कुछ ऐसे अनासिर की पुष्ट पनाही की जाती है, उनको इन्फिल्ट्रेट किया जाता है। आप खुद जानती हैं कि कुलभूषण यादव जो है वो एक जिंदा मिसाल है उस किस्म के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर की जाती हैं। अगर आप उनकी अभी हालिया आने वाली, मैं उनके फिल्मों के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप देखें तो मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मुझे लोगों ने बताया है कि इस किस्म की फिल्में भी वो बनाते हैं जिसमें वो खुद इस चीज का इकरार करते हैं कि हमारे जो स्पाइज हैं वो पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पे आके वो अपनी सरगर्मियां करते हैं, पाकिस्तान के अंदर नफरत खोलते हैं। तो ये तो इसका जी, तो ये जो है इसका इकरार तो खुद अपनी फिल्मों के जरिए कर रहे हैं। तो इसका मैं अच्छा, ये अभी आपने भी बहुत अहम नुक्ता उठाया जावेद साहब कि इंडिया खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा है कि उनके स्पाई पाकिस्तान में आते हैं, अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं और चले जाते हैं। ये तो एक तरह से सबूत है जो वो खुद दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि हम ये करते हैं। जी बिल्कुल, ये मैं आपके सामने मैंने सुना कि लोगों ने मुझे बताया कि इस किस्म की कुछ फिल्में आती हैं और वो उसमें उन्होंने बिल्कुल ये इस चीज़ का, यानी वो जो उनके लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद आके वो इसका इकरार कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स दुनिया को हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को वहाँ पे पेश करें और बताएं कि देखिए ये तो खुद इस चीज़ को मान रहे हैं। और उसमें जो मौजूद कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे होते हैं कि उनकी ममासलत होती है हकीकत पसंद ऐसे लोगों के साथ जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं तो हमेशा आपको ये कहता आया हूँ आपके प्रोग्राम में भी और जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है कि हमारी पाकिस्तान की तो हमेशा ये काविश रही है कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर हो। मैं तो स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूं कि मैं समझता हूं कि हो सकता है अगर वहां पे इस वक्त एक हॉस्टाइल हुकूमत मौजूद है हिंदुस्तान में, लेकिन ये इस चीज का मतलब नहीं है कि वहां पे सेनर एलिमेंट्स नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर मौजूद भी ऐसे बहुत दानिश्वर हैं, अच्छे लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। इस और सूरत पाकिस्तान में तो जावेद हमेशा साहब ये आप अफगानिस्तान के किरदार को कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक पहले पाकिस्तान के बनने की मुखालिफत और उसके बाद पे दर पे पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई साजिशें अफगानिस्तान से होती रही हैं। हालांकि इस्लामी मुल्क है, हम इस्लामी बरादर कहते हैं अफगानिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की हर हुकूमत ने अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन जिसे कहते हैं कि एक ग्रज अफगानिस्तान की तरफ से हमेशा नजर आया और उनके अवाम की तरफ से भी। तो ये रवैया अफगानिस्तान का क्यों पाकिस्तान की तरफ रहा है शुरू से? आशा साहबा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये वो सवाल है जो मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी सोच रहा है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक स्टूडेंट था, स्कूल में पढ़ता था इस्लामाबाद में, और वहाँ पे जब ये यूएसएसआर ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में हमारे अफगानी बहन भाई जो थे वो रेफ्यूजी बन के पाकिस्तान में आ गए। उनकी बहुत बड़ी तादाद केपीके में भी गई, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर वो बहुत बड़ी तादाद में आए, और जहाँ पे जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ पे भी वो बहुत आए। तो मैं आपको, और हमने उनको वेलकम किया, खुले दिलों से वेलकम किया, और करना भी चाहिए। वो हमारे, आपने कहा बिल्कुल, वो हमारे बहन भाई हैं, हमारे उनके दरमियान किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है, मोहब्बत के रिश्ते हैं, हमारी माजी एक है, हमारा मुस्तकबिल इंशाल्लाह एक ही होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे मौजूद इस वक्त जो हुकूमत है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो किस एजेंडा पे चल रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि हम, जिस तरह आपने कहा, मुसलमान भाई हैं, तो ऑब्वियसली हमारे दरमियान अगर कोई कहीं पे कोई
खुदा ना खास्ता मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप अपनी तारीख को देखिए कि आपके साथ कौन खड़ा हुआ था जब आप पे मुश्किल वक्त आया था। पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ था। आज आप पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर ऐसे अनासर जो कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, आप उन अगर आपको पता चलता है कि ऐसे अनासर मौजूद हैं आपके मुल्क में, तो ये तो अगर हम पाकिस्तान उनको कहें ना भी, तो भी उनका ये फर्ज बनता है कि उनका तदारुक करें, उनको अरेस्ट करें, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएं, बिल्कुल। अपने कवानीन के मुताबिक पहुंचाएं, इस्लामी कवानीन के मुताबिक पहुंचाएं। लेकिन हो ये रहा है कि न सिर्फ वो उनको पकड़ नहीं रहे, बल्कि उनकी रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि जो मौजूदा सेटअप है ये उनको सपोर्ट कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये बहुत तशवीशनाक है। मैं समझता हूं कि हमारे जो अरबाब इख्तियार पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी अवलीन तरजीह तो यही है कि वो डायलॉग के जरिए इस मसले का हल तलाश करें, उन्हें अपने बहन भाइयों के साथ रब्ता करें, उनको एक्सप्लेन करें कि आपके हमारे दरमियान तो एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो इस चीज को नहीं समझेंगे, बिकॉज मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले कुछ जो सेल्फ स्टाइल्ड वजीर हैं वो हिंदुस्तान जाके ये कहते हैं कि वो हम और वो एक हैं, हमारा डीएनए एक है। मुझे समझ में नहीं आई कि वो कौन से डीएनए की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है हिंदुस्तान इसका से उनका ताल्लुक तो डीएनए तमाम जो कैसे है मिल गया, वैसे इस नॉर्थ बात वेस्ट की समझ नहीं आई। जी। तो थोड़ा अफसोसनाक है, या उसके जी मुझे जी। लगता है शायद तर्जुमे में गलती की गई हो वहां पे, क्योंकि मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता। मुल्ला साहब जो वहां वजीर थे वो तो बहुत पढ़े लिखे इंसान लग रहे थे, गालिबन उनकी तर्जुमे में क्यों गलती हुई होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो एक दानिश पढ़े लिखे इंसान है तो वो ये समझते होंगे कि उनकी जो हिस्ट्री है वो तो मुख्तलिफ है, और हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप तारीख में चले जाएं, इवन पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले जो सारी हिस्ट्री थी, तो अफगानिस्तान से तो हमेशा जो है वो हमले हुए हैं हिंदुस्तान के ऊपर, तो वो कैसे एक डीएनए था उनका, मुझे समझ में नहीं आई ये बात। अच्छा जावेद साहब, अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान का किरदार रहा है ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से, अमन करवाने के हवाले से, काफ़ी एक हेल्दी पाकिस्तान का किरदार है जो दुनिया ने देखा है। आपके ख्याल में दहशतगर्दी के हवाले से जो आलमी नेटवर्क है, इसको ख़त्म करने के लिए या इस हवाले से दुनिया की मदद लेने के लिए क्या पाकिस्तान का ये किरदार कुछ फ़ायदेमंद होगा? देखिए, पाकिस्तान का जो किरदार है बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में, मैं समझता हूँ कि हालात के मुताबिक जिस तरह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही मेहनत के साथ, मैं समझता हूँ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल मसला, एक ऐसा मसला जो कि ऑफ कोर्स अमेरिका और ईरान के दरमियान था, और ये 47 साल पुराना एक मसला था जिसके ऊपर बहुत सख्त एनिमोसिटी थी उनके दरमियान, आपस में बात तक नहीं कर रहे थे। तो उस दफा जब हमला किया गया तो मैं समझता हूँ दुनिया में तो किसी मुल्क ने उस पर हाथ नहीं डाला, सबने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन पाकिस्तान ने ये ऑफ कोर्स एक, मैं समझता हूँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी के बाद इस मसले को न सिर्फ हल किया बल्कि एक एमओयू को हासिल किया गया, और उसके बाद हम देखते हैं कुछ जरूर वहां पे अभी भी रुकावटें आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं वो तो सिंसेरिटी पर, ऑनेस्टी पर, डिटर्मिनेशन पर मबनी थी, और मैं समझता हूं कि दुनिया भर इसको अप्रिशिएट कर रही है, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो, चाहे यूरोपियन कैपिटल्स हो, चाहे गल्फ ममालिक हों, हर तरफ पाकिस्तान की एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट करता है, ये उम्मीद करता है कि जो दोनों फरीक हैं, ईरान और अमेरिका, वो भी उस एमओयू की पासदारी करें, जो एमओयू हमने बहुत ही 4 महीने की एक बहुत ही अनथक मेहनत के बाद हासिल किया। उसके अंदर मौजूद जो मंदरजात हैं, खुसूसन शिक नंबर 4 और 5, जी जी। जहां पे आबना हुर्मुज को ओपन करने की बात की गई है, दोनों फरीकैन को चाहिए कि उस पर वो अमल करें, यानी आबना हुर्मुज एक इंटरनेशनल वाटर है और उस इंटरनेशनल वाटर को ओपन रहना चाहिए, जिस तरह से एमओयू में एग्री किया गया है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की काविश अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन अल्टीमेटली ये उन दोनों फरीकैन पर मबनी है कि वो इसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जंग करना आप जानती हैं कि इस मसले का हल नहीं है। जंग के जरिए तो मजीद जो है तबाहकारी होगी, जो सिर्फ दोनों ममालिक के लिए नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि उसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो तो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है, और वो मजीद उसमें मुश्किल पैदा होगी अगर ये रुके ना। तो इस वाले से मैं समझता हूं कि कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी, और हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि हमारी जो सीज फायर तो नहीं है लेकिन डायलॉग का प्रोसेस चलेगा। तो वन होप्स कि ये डायलॉग किसी ना किसी अंदाज में आगे बढ़ता रहे ताकि इस मसले का तलाश किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब आपका। एक ब्रेक से वापस आएंगे। नाज़रीन, चीन ने बहरुल काहिल में जौहरी सलाहियत की हामिल आबदोज से बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा करके एक बार फिर खित्ते और आलमी ताकतों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा दी है। चीनी जौहरी आबदोज से बैलिस्टिक मिसाइल के फायर ना जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और ताइवान समेत खित्ते के दीगर ममालिक में इससे तशवीश की लहर दौड़ी है, बल्कि चीनी तजर्बे के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल में हकीकी वॉर हेड की बजाय डमी वॉर हेड नस्ब था। गैर मामूली तजर्बे पर अमरीकी फौजी हुकाम ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए
और चीन पर बैनुल बरआज़मी हथियारों के कंट्रोल की बातचीत में शामिल होने पर जोर दिया। अमेरिका ने चीन पर तेजी से जौहरी प्रोग्राम को वुसअत देने का इल्ज़ाम भी लगाया। चीन ने अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए अमरीकी तनकीद को बालादस्ती पर मबनी रवैया करार दिया और अमरीका को याद दिलाया कि वो खुद हर साल जौहरी आबदोज़ों से मिसाइल तजर्बात करता है। चुनांचे चीन पर तनकीद गैर ज़रूरी है। इम्कान है कि चीन ने जौहरी आबदोज़ से बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा जदीद तरीन JL-3 मिसाइल से किया। आबदोज़ से दागा जाने वाला जदीद तरीन JL-3 मिसाइल चीनी साहिलों से अमरीका में मौजूद अहदाफ तक को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पेंटागन की रिपोर्ट्स में भी चीनी मिसाइल की तवील रेंज और जदीद सलाहियतों का जिक्र किया जा चुका है। चीन ने एटमी आबदोज़ से डमी एटमी मिसाइल के तजर्बा किया, लेकिन कुछ अर्सा पहले चीन और पाकिस्तान को खतरा दिखाकर भारत की 2 जौहरी आबदोज़ों की खरीदारी और उनको ज़ेरे आब तैनात करके 12 हकीकी जौहरी मिसाइल नस्ब करने के हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं। जौहरी सलाहियत रखने वाले ममालिक अपनी जौहरी सलाहियत को जंग रोकने के बेहतरीन डेटरेंस के तौर पर देखते हैं। जौहरी हथियार जहां दुश्मन को रिवायती जंग से रोकते हैं, वहीं जौहरी हथियारों से मुसल्लह किसी भी जारियत की धमकी पर अपने जौहरी हथियारों को नस्ब करके जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। इस पर बात करेंगे दिफाई तज्जियाकार एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। चीन का ज़ेरे आब जौहरी आबदोज़ से बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बे पर अमरीका समेत इंडो पैसिफिक ममालिक को काफ़ी तशवीश क्यों हो रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मैं इसका थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र भी देख लें कि ये चाइना ने 1980 के बाद ये पहला जो है बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा पैसिफिक में किया है। तो उस हवाले से ज़ाहिर है इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है और उसमें इन्होंने जो सबमरीन लॉन्च जो बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है उसकी रेंज दोनों तरह से बताई जा रही है। एक इनका JL-2 मिसाइल है जो कि 8000 किलोमीटर्स की रेंज रखता है और दूसरा है JL-3 जो कि तकरीबन 12000 किलोमीटर की रेंज रखता है। तो उस हवाले से यकीनी तौर पे पैसिफिक में ये एक डिटरेंस जो है उसको क्रिएट किया गया है, एक एस्टेब्लिश किया गया है चाइना की तरफ से। और उस हवाले से जैसे आपने इंट्रो में बात की कि इस पे यूनाइटेड स्टेट्स ने इमीडिएटली जो रद्द-ए-अमल था ये 6 तारीख को हुआ था, 6 जून को, तो उन्होंने कहा था कि इट्स एन इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट। और उसी हवाले से देखते हैं तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान और जापान ने इसके ऊपर अपना कंसर्न शो किया है। जबकि रशिया की तरफ से ये कहा गया कि ये चाइना का सॉवरेन राइट है फॉर सेल्फ डिफेंस। तो ये तो उसका बैकग्राउंड है, जाहिर बात है उसके हवाले से फिर ये इस हेडलाइंस भी बनी, ये सारा सिलसिला हुआ। तो इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि चाइना जो है वो अपनी जो उसकी एक्टिव डिफेंस पॉलिसी है जो 1949 से उन्होंने अडॉप्ट की थी और आज तक वो चल रही है, उसके अंदर उन्होंने अपनी ट्रांजिशन को या आप उनकी आपकी कह लें कि जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है एक पार्ट है उसका, उसको उन्होंने और सॉलिडिफाई किया है। तो ये एक लेवल ऑफ हायर लेवल उन्होंने अचीव किया है। और ये जो मिसाइल है इसके अंदर 3 से 4 जो MIRVs हैं, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स है, यानी आप ये समझ लें कि एक मिसाइल में 4 मिसाइल है। तो ये उस तरह का तजुर्बा था। अच्छा, तो क्या ज़ेरे आबदोज़ से एटमी मिसाइल फायर करने की जो सलाहियत है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहलाएगी, और ये जौहरी मिसाइल फायर करने की ये मुतबादिल सलाहियत कितने मुल्कों के पास है अब तक? जी, इस वक्त ये सलाहियत जो है वो 6 मुल्कों के पास है। इसमें कुछ ज़राए 7वें मुल्क का नाम भी लेते हैं जो कि इज़राइल है, विच इज़ अनडिक्लेयर्ड। लेकिन जो P5 है उनके अंदर ये है और उसके साथ इंडिया के पास है। इंडिया ने भी 3 SSBNs बना ली हैं और उसके पास भी ये सलाहियत मौजूद है। तो उस हवाले से सबसे ज़्यादा जो SSBNs हैं इस वक्त, वो ज़ाहिर बात है SSNs और SSBNs दोनों अगर मिला लें तो दोनों तरह की सबमरीन्स जो हैं वो उनके पास 71 के करीब हैं। और इसी तरीके से नंबर 2 पे चाइना आता है जिसके पास 32 के करीब हैं और 29 के करीब रशिया के पास है। तो ये इस तरीके से हैं। तो ये बेसिकली तो इसको आप एक शॉर्ट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है, इसलिए कि अगर कोई भी मुल्क किसी के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स की जहारियत करता है
तो ये जो सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल की जो सबमरीन्स हैं, ये सर्वाइवेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है और ये उस मुल्क को सेकंड स्ट्राइक की एबिलिटी देती हैं। इसका मतलब ये है कि जब उस पे हमला हो गया तो उसके बाद ये उस मुल्क के लिए, उस मुल्क की टेरिटरी के ऊपर ये अटैक करती हैं। तो ये उस अच्छा। हवाले से एक बहुत बड़ी एक रीच के हवाले से मेरे ख्याल में चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अब उसकी रीच जो है वो पैसिफिक में चाइना से लेके जो यूएसए की वेस्ट कोस्ट है और दरमियान में जो उनके जजायर हैं, जिसमें गुआम भी आता है, जिसमें हवाई आइलैंड आते हैं, वो सब को थ्रेट दे सकता है अच्छा। अगर अमेरिका ने उसके खिलाफ कोई जहरियत की तो। अच्छा, यानी कि अमेरिका ने चीन के इस डमी बैलिस्टिक मिसाइल के जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं, वो इस वजह से हैं कि इसकी रेंज अमेरिका तक भी आ सकती है और इसी ख़तरे के पेश नज़र अमेरिका इस पर काफ़ी तशवीश भी ज़ाहिर कर रहा है। तो अगर जैसे आप बता रहे थे कि भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, तो अमेरिका ने कभी भारत के पास इस टेक्नोलॉजी पर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं ज़ाहिर किए? देखिए, वो अपने आप को सेल आउट करता है इस तरीके से कि उसके अज़ाइम जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ नहीं हैं। उसके अज़ाइम चाइना की जो अमेरिकन पॉलिसी है एनसर्कलमेंट की, उसका वो पार्ट बन के उसको सेल आउट करता है। तो उस हवाले से इसीलिए अमेरिका जो है चाइनीज़ की जो एसएसबीएन्स हैं या उनके जो मिसाइल की रेंजेस हैं, अब वो भी तकरीबन 7 से 8,000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन उसके ऊपर सवाल नहीं किया जाता। तो ये एक मेरे ख्याल में जो उनकी अपनी एक पॉलिसी है कि काउंटर वेट जनरेट करें चाइना के खिलाफ इंडिया को, तो उसी हवाले से वो उनके इस तरह के मिसाइल टेस्टिंग के ऊपर कोई ज़्यादा वो कंसर्न्स शो नहीं करते। अच्छा, तो इस हवाले से सर, क्या पाकिस्तान भी ज़ेरे आप सेकंड स्ट्राइक जो कैपेबिलिटी है वो रखता है? क्योंकि चीन से जो हंगूर क्लास आबदोज़ें मिली हैं, क्या बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत उनमें है? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल एक डिफरेंट कैटेगरी है और वो न्यूक्लियर सबमरीन ही से फायर किया जा सकता है और उसमें चूंकि उसके प्रोटोकॉल ये होते हैं कि वो डेटरेंस है। डेटरेंस का मतलब ये है कि इट इज़ अ थ्रेट ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री मसल है या मिलिट्री आपके जो वेपन है। तो थ्रेट ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री वेपन के अंदर आपके पास कैपेबिलिटी का होना और कैपेसिटी का होना दोनों बड़ा ज़रूरी है। तो उस हवाले से पाकिस्तान के पास जो सबमरीन्स हैं, ये कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं। तो कन्वेंशनल सबमरीन के पास हमारे पास जो लैंड अटैक मिसाइल बाबर 3 तो है, लेकिन ये कन्वेंशनल है। तो इस हवाले से इन दोनों चीज़ों को बड़ा सेपरेटली देखा जाता है और इनको मिक्स नहीं किया जाता, इसलिए कि इससे जो सिग्नलिंग होती है, जो ब्रिंकमैनशिप होती है या जो दूसरे को आपने एक्चुअली डराना होता है, जी। तो वो नहीं हो पाता अगर आप ये दोनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मुश्तमे कर दें। तो इसीलिए जरूरी होता है कि शॉर्ट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के ऊपर ही रखी जाती है। अच्छा, तो मुकम्मल तैयार हालत में रखे गए जो एटमी हथियार रिवायती जंगों के खिलाफ बेहतरीन डेटरेंस है, जैसे आप भी बात कर रहे थे, क्या तैयार हालत में नस्ब जौहरी मिसाइल अगर चल पड़े तो एटमी जंग और आखिरी तबाही भी तो बन सकते हैं? ये क्यों नहीं सोचा जाता? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर ये इसका इस्तेमाल हो जाए तो फिर ये एक आप ये कह लें कि दुनिया की तबाही का एक बहुत बड़ा एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए कि इस वक्त जितने भी वॉर हेड्स हैं उनको अगर मिला दिया जाए तो उसमें तकरीबन 2 से 3 दफ़ा पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। अच्छा। इसी वजह से इसके ऊपर जब भी मसाइल पड़ते हैं तो उसके अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत मोहतात अंदाज में इस पे बात करती है। सबसे ज्यादा अगर आप क्लोजेस्ट अगर आप देखें तो क्यूबन क्राइसिस 63 में शायद ये हुआ था। तो उसमें भी जब यूज ऑफ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की बात हुई तो उसमें बहुत ज्यादा फिर एक लेवल तक आने के बाद फिर बैक ऑफ कर दिया गया। तो उसमें फिर ज़ाहिर बात है कि एक टेबल पे बैठ के फिर एक लेन देन हो जाता है और उसके अंदर जो है आपस में एक मुआहदे की तरफ चला जाता है और उसी मुआहदे के तहत फिर ये हुआ कि क्यूबा से जो यूएसएसआर अपने मिसाइल वहां पे लगाना चाह रहा था उन्होंने नहीं लगाया और उसी तरीके से गिव एंड टेक में अमेरिका ने जो मिसाइल जो यूरोप में लगाने थे उन्होंने यूएसएसआर की साइड पे उन्होंने वो नहीं लगाए। तो ये एक सही। बेसिकली आपके पास एक
नेगोशिएटिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस हवाले से अहमद साहब खबरें भी आती रही हैं कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए पाकिस्तान और चीन से कोई बातचीत भी चल रही है। देखिए, हर जो भी प्रोग्रेसिव नेशन होती है वो ज़ाहिर है अपने आने वाले दिनों के हवाले से प्लान्स को देखती रहती है। तो इस तरह की खबरें आती रही हैं प्रेस में, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को अपने हवाले से देखना है कि हमारे पास जो हमारी डिफेंस की पॉलिसी है उसके अंदर हमारे पास क्या हमने अपने पास रखना है। तो सही। उस हवाले से ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब ज़ाहिर है JF-17 आया, JF-17 के बाद आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी बात हो रही है। तो ये सिलसिले चलते रहते हैं, लेकिन ये बड़े एक्सपेंसिव हैं। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखना भी बहुत एक्सपेंसिव होता है और उसके प्रोटोकॉल्स भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो पाकिस्तान, ज़ाहिर ये बात है, हमारे मुल्क के हवाले से हमें तो अपनी मिनिमम अपनी एक डिफेंस पॉलिसी हमने रखी हुई है, जिसके हिसाब से हमने किसी मुल्क के खिलाफ तो एग्रेशन करना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी ने हमारे खिलाफ ये काम किया तो उसको हम दंदान शिकन जवाब देंगे, जैसा कि हमने अभी मार्के खाक में दिया। जी जी। तो उस हवाले से ये चीज़ों को देखा जाता है। अच्छा अहमद साहब, भारत ने चीन को हदफ बनाकर कुछ अर्सा पहले बैनुल बरे आज़मी जो मिसाइल का तजर्बा किया, क्या अमेरिका चीन के इस तजर्बे को जायज़ समझता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका जो है वो अपने ऐसे अलाइज चाह रहा है कि जो कि चाइना के लिए एक आप थ्रेट की एक सूरत हाल पैदा कर सके फ्यूचर में। इसी वजह से 2017-18 में जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई गई, वो उसका बेसिक थीम यही था कि जो चाइना है उसके खिलाफ ममालिक का एक हसार बनाया जाए और उसी के तहत फिर ये ऑकस बनाया गया, उसी के तहत फिर ये क्वाड बनाया गया। I2U2 देखें तो ये भी सारी, तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी ये बेसिकली चाइना के खिलाफ बनाई गई। सही। तो उसी हवाले से मेरे ख्याल में ये जो टेस्टिंग है मिसाइल्स की इंडिया की, उसके ऊपर अमेरिका कभी ज्यादा सवाल नहीं उठाता। लेकिन अहमद साहब, चीन की अदम जारहियत और अदम मुदाखलत पर मबनी जो दिफाई पॉलिसी है और आलमी सियासत में एक खामोश किरदार, क्या आलमी निज़ाम को चीन के मुस्बत आलमी निज़ाम जो है वो चीन के मुस्बत किरदार को महदूद नहीं कर रहा? लेकिन चाइना को समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने शुरू में एक बात की, एक्टिव डिफेंस पॉलिसी। तो चाइना जो है वो अपने जो उसकी सिविलाइजेशन का एक बड़ा अहम पहलू है कि वो किसी मुल्क के खिलाफ जारहियत नहीं करेगा और ना ही वो करना चाहता है। बिल्कुल। तो उसी हवाले से उन्होंने जो अपनी डिफेंस पॉलिसी है उसको उन्होंने बड़े तरीके से उसको लेके चले हैं। तो उसी हवाले से अभी भी जितने सिलसिले हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, अगर आप देखें तो अगर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 51 देखें, जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए है, तो उसमें कभी कि किसी मुल्क के खिलाफ जारहियत हो तो उसके फौरन बाद उस पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है कि उसको वॉर को रोके और वहां पे वो उनको इंश्योर करे। लेकिन चाइना ये देख रहा है कि अमेरिका जो है, जब से ये सोवियत यूनियन का ये यूनिपोलैरिटी, ये डिसमेंबरमेंट हुई है और डिसइंटीग्रेशन हो गई, तो उसके बाद से अमेरिका जो है वो शुतर-बे-महार की तरह चल पड़ा है। बिल्कुल। अगर आप अफगानिस्तान देखें, इराक देखें, लिबिया देखें, शाम देखें और अभी आप जो ईरान के साथ किया गया या वेनेजुएला के साथ किया गया, तो ये सारी वो इंडिकेटर्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जो यूएन कन्वेंशंस हैं, यूएन की जो चार्टर है उसके मुताबिक अपने आप को नहीं लेके चल रहा। तो उस हवाले से चाइना को जाहिर बात है कुछ ना कुछ अपने मिलिट्री मसल डेवलप करने हैं ताकि उसको एक चेक दिया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद सईद साहब आपके वक्त का। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है और जवाज़ आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों को करार दिया है। हर कुछ दिन बाद पेट्रोल और गैस की नई कीमत तयन करने के इस निज़ाम ने जहां मुल्क के कमर्शियल और घरेलू सिस्टम को गैर यकीनी का शिकार कर रखा है, वहीं रियासत को अरबों रुपए के गर्दशी कर्जों के गैर ज़रूरी बोझ तले भी दबाया हुआ है। हुकूमत की ज़ेरे सरपरस्ती काम करने वाला पेट्रोलियम गैस का अबूरी निज़ाम, जो ना मुकम्मल आज़ाद मंडी पर मबनी है और ना ही रियासती कंट्रोल में, यही वजह है कि आधे तीतर और आधे बटेर जैसे इस निज़ाम में कीमतों के बिगाड़, सर्कुलर डेट और सरमायाकारी की कमी जैसे मसाइल पैदा होते रहते हैं।
25 करोड़ पाकिस्तानियों से वाबस्ता पेट्रोल गैस की कीमतों और सप्लाई नेटवर्क के इस मसले के हल के लिए मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने पेट्रोल गैस और LNG के शोबे को हुकूमती कंट्रोल, सब्सिडी और इजारादारी से निकालकर मुसाबकती और मार्केट पर मबनी निज़ाम लाने का मैकेनिज़्म तजवीज़ दिया है। क्या डॉक्टर खाकान नजीब का मुजवज़ा मार्केट लिबरलाइजेशन पर मबनी गैस, पेट्रोल, LNG का मैकेनिज़्म पाकिस्तान को सस्ती तवानाई फराहम कर सकेगा? और क्या ये मुजवज़ा निज़ाम हुकूमत पर गैर ज़रूरी गर्दिशी कर्जे ख़त्म कर सकेगा? इन सवालों के हम जवाब डॉक्टर खाकान नजीब से ही जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताइएगा कि पेट्रोल और गैस की जो हालिया कीमतें हैं कितनी हकीकी हैं, या ये पेट्रोल गैस कार्टल्स की और हुकूमत की मिली भगत का नतीजा है? तो एक तो आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी पहले ही कि प्रॉब्लम सिर्फ ये प्राइसिंग में नहीं है। प्राइसिंग कैन बी वन ऑफ द इश्यूज, बट देयर आर डीपर मार्केट आर्किटेक्चर के इश्यूज हैं, टैक्सेस के इश्यूज हैं जो ये क्रिएट कर रहे हैं प्राइस, जिससे लोगों को दिक्कत आ रही है। सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, राइट? मतलब इसका क्या ठीक कर सकेगा कि नहीं, मैं वो पहले जवाब दे देता हूं आपको। मैं 2 सेक्टर्स पाकिस्तान के ही बताता हूं। हमने कंपटीशन आने दिया अपने मोबाइल टेलीकॉम में। क्या आप मुझे कह सकती हैं गरीब से लेके अमीर तक कभी किसी ने कंप्लेन किया कि मेरा मोबाइल बड़ा महंगा है, मेरा डेटा बड़ा महंगा है? बल्कि कंप्लेन ये होती है कि हर वक्त लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं। सो थिंक अबाउट इट, व्हाट कंपटीशन कैन एक्चुअली डू। बैंकिंग भी कुछ हद तक हमने ऐसे किया, पर अगेन वहां आके जैसे ही स्टेट का फुटप्रिंट आता है, स्टेट 70-80% अपना उठा लेती है, जिसे कहते हैं मार्केट में जो कर्जा जाना चाहिए, तो प्रॉब्लम आ जाती है। स्टेट का फुटप्रिंट is a major issue in creating the inefficiencies that we see in the sector today. So पहली बात तो बिल्कुल ये, हमने डीरेगुलेट ही नहीं होने दिया इस मैकेनिज्म को, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग नहीं आने दी, हमने इक्वलाइजेशन, मार्जिनल रीजन कॉस्ट टू सर्विस डिस्टॉर्शंस, हमने इनको फेज आउट नहीं होने दिया। ओग्रा और नेप्रा को एक अच्छा रेगुलेटर नहीं बनाया कि वो मार्केट मेकर बन सके। हमने जिसे कहते हैं ऑयल एंड गैस बोथ में, आप जरा बता दें मुझे, आप भी अखबार पढ़ती होंगी, कभी सुई गैस के बाद आपने सुना है कि बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई? छोटी डिस्कवरीज होती हैं। 4000 MMCFD हम बनाते थे पाकिस्तान में गैस ऑन द डेली बेसिस। यू नो व्हाट द प्रोडक्शन टुडे इज? नियर हाफ। पाकिस्तान की ये जो SNGPL और SSGC थी, इनको हमने कभी इस तरह जाने नहीं दिया कि हम इनको प्राइवेटाइज करके रिटेल लेवल पर खोल सके। इसी तरह हमने अपनी कभी भी ये जो आपकी रिफाइनरीज हैं, इनको एक्सपैंड करके यूरो 5 यानी कि हमने इनको अपग्रेड नहीं किया। ये हैं असल मसाइल। दूसरा मसला है जो आपने बिल्कुल सामने रखा, पेट्रोलियम लेवी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इट्स लास्ट ईयर 1468 अरब रखी थी, 1500 अरब के करीब कलेक्ट हुई। इस साल कलेक्ट करने जा रहे हैं 1677 अरब। सो इसका 80 रुपए पेट्रोल पे, दूसरे पे वो आ रहा है। इसको फिर सोचना है कि क्या हमने अपनी जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन से कैसे निकलना है। ये हैं असल मुहर्रिकात इसके। ये 20 रुपए बढ़ गया, 10 रुपए कम हो गया, और जो इंटरनेशनल कीमत है वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज रेट इंपॉर्टेंट है, बट आप डीरेगुलेट करके जब कंपटीशन क्रिएट करेंगे तो आपको 8, 10, 15, 20 रुपए खुद ही जो कीमत का कंपेटिटिव मार्केट है वो देगी। प्लस अगर आप इस 80 रुपए को इस तरह सोचें, अगर तो 18% GST होता जो कि पहले हुआ करता था, उधर से क्यों निकले इसलिए कि हमने उसको लाना था किस चीज में, कि हमें प्रोविंसेस से ना शेयर करना पड़े। 18% GST तो शायद इस पे 40-50 रुपए बनेगा, पर आप तो 70-80 रुपए के ब्रैकेट में है। सो उसको भी सोच लीजिए। ये एक ओवरऑल जायजा है। बात ये है मैम कि जब तक आप स्ट्रक्चरली इस चीज को ठीक नहीं करेंगे, तो आप 3 साल बाद मुझे इंटरव्यू कर लेना, मैं आपको एग्जैक्टली सेम स्टोरी सुनाऊंगा दोबारा ऑन दी डीरेगुलेशन एंड ऑन दी मार्केट मेकरशिप ऑफ द पेट्रोलियम सेक्टर। ये मैं एक चीज कहता हूँ, LNG, LPG, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हम इन सब को ना किसी तरह हम जिसे कहते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं प्लान। हम एनर्जी मार्केट नहीं बना पा रहे पाकिस्तान में। आपके घर पे एक सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी आनी चाहिए, वो बिजली है। गाड़ी भी उस पर चलनी चाहिए, कपड़े भी उस पर धुलने चाहिए, खाना भी उस पर पकना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट सब उस पर चली जानी चाहिए। बात ये है क्यों ये होना चाहिए? ये इसलिए होना चाहिए ताकि बाकी जो गैस
या पेट्रोलियम इंपोर्टेड है उससे निकलना शुरू हो जाए, इंडिजिनाइजेशन पे चले जाएं। आप क्या हुकूमती कंट्रोल को मुल्क में जो गैस पेट्रोल के शोबे की अबतरी है इसकी वजह समझते हैं? वैसे तो ये हुकूमती कंट्रोल ही था जिसने जंग के 4.5 माह के दौरान मुल्क में गैस और पेट्रोल डीजल की सप्लाई टूटने नहीं दी, फिर भी आपका स्टार मार्केट लिबरलाइजेशन पर है। हर सूरत में जी, आपने जब तक डीरेगुलेशन नहीं करेंगे, मसलन आप एलएनजी जो है वो मार्केट में ओपन कर दें, जो मंगवाना चाहे मंगवा ले, ये भी नहीं है। 9 कार्गोज जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुए थे ना कतर से, वो फोर्स मेजोर में चले गए थे, वो नहीं मिले थे आपको लोड शेड करना पड़ा था मुल्क को, दैट्स फाइन, एक शॉक लगा, ये आपको करना पड़ा। बट इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती कि जिस तरह मैं कहता हूँ थर्ड पार्टी गैस सेल्स करने दें, एलएनजी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनकी इंपोर्ट को आसान बनाएं, लोगों को करने दें खुद। ये सब काम जब तक आप नहीं करेंगे, एलएनजी टर्मिनल्स बनाने दें, डेटा सही देने दें, ताकि इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बने पाकिस्तान में, कंपेटिटिव मार्केट के थ्रू बने। फिर आपको बहुत सा, जैसे आप कहते हैं, जैसे अब मैं कहता हूँ फर्टिलाइजर की गैस प्राइसेस है, इनको रैशनलाइज करना पड़ेगा। को जनरेशन जो रिफॉर्म अपलिफ्ट करे इस सेक्टर को बाय ब्रिंगिंग इन एफिशिएंसीज, यूएफजी लॉसेस है 1% कम करते हैं तो दैट्स एफिशिएंसी। मैं तो आपको अगर मैं ये सामने फिगर रखूं, पाकिस्तान में जितनी भी रिफाइनरीज हैं, पार्को इज दी ओनली वन रिफाइनरी जो लाइट कन्वर्जन करती है, बाकी तो सिर्फ अभी बहुत पुराने मैकेनिज्म पे हाइड्रो स्किमिंग कर रहे हैं। तभी ना आप रशियन ऑयल को क्रूड लेकर रिफाइन कर पाए थे, इंडिया ने तो सारी अपनी रिफाइनरीज अपग्रेड कर ली थी। डीप कन्वर्जन की हमारे पास एक भी रिफाइनरी नहीं है। ये सारे काम आपको करने हैं। मैं पाकिस्तान के इस सेक्टर में बड़ी तशवीश रखता हूं कि हम इस कॉम्प्रिहेंसिवली इस एनालिसिस को इस तरह नहीं सोच रहे। हम बहुत जैसे कहते हैं ना ऑन दी एजेस इस पे बात करते हैं। इसीलिए मुझे खुशी है कि आपने शुरू ही बात इस तरह से की, और फिर सारी जो पाकिस्तान की एनर्जी ट्रांजिशन है, जिसको मैं एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कहता हूं, कि हाउ विल वी मूव टू पन बिजली, जो हमारा कोल है लोकल, हाउ विल वी मूव टू, जिसे हम कहते हैं विंड कॉरिडोर्स, सोलर पे कुछ मूव कर गए हैं, न्यूक्लियर एक बनना चाहिए। ये सारी ट्रांजिशन कैसे होगी, दैट इज व्हाट वी हैव टू रियली थिंक अबाउट, एंड आई थिंक इट्स पॉसिबल इन द लास्ट 5 इस इयर्स। ट्रांजिशन के बारे में सोचती नहीं है, या फिर हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है? हुकूमतें दुनिया भर में तब कामयाब होती हैं इस तरह के डीपर रिफॉर्म्स करने पे, इफ दे क्रिएट द कैपेबिलिटी टू डू दिस। मैं फिर कहता हूं कि ये काम करने के लिए यू हैव टू पुट द, जैसे कहते हैं ना, बेस्ट पॉलिसी माइंड्स, जो रेगुलेशन समझते हो, लीगल समझते हो, फाइनेंशियल समझते हो, इकोनॉमिक समझते हो, इंजीनियरिंग समझते हो, इंडस्ट्री माइंड्स हो, तब ये काम कर पाएंगे। पाकिस्तान का अलमिया हमेशा ये रहा है कि हम एक जनरलिस्ट सेटअप से बहुत टेक्निकल एरियाज को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कामयाबी इसलिए नहीं हो रही। कोई वजह नहीं है कि हम 5 साल में एक डिफरेंट आर्किटेक्चर, मार्केट बेस्ड, कंपेटिटिव, वेल रेगुलेटेड मार्केट देख सकें पाकिस्तान में, इन सब चीजों की जिसका मैंने आपको जिक्र किया। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि दिस कैन बी डन, बट इफ वी गेट दोज माइंड्स, हमेशा पाकिस्तान का अलमिया बोथ इन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर ये रहा है कि हमने वो लोगों को प्लेस नहीं किया जो इतनी बड़ी ट्रांजिशंस पाकिस्तान के स्ट्रक्चर्स की करा सके, स्पेशली इन द एनर्जी सेक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि पाकिस्तान तेल गैस की तलाश के हवाले से काफ़ी ज़रखेज़ी रखता है। इसके बावजूद 18 साल से तेल और गैस की तलाश के ठेकों की मंजूरी भी दी गई है। हम कुछ अरसे से सुन भी रहे थे कि कहीं ना कहीं से शायद गालबन तेल और गैस के ज़खायर भी मिले हैं, लेकिन इस तवील तातुल की वजह क्या है कि अब तक हुकूमत कोई तेल और गैस के एक तो ज़खायर ढूंढ नहीं सकी है? और क्या मार्केट लिबरलाइजेशन में ऐसा तातुल पैदा नहीं होगा? ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। देखिए, जितनी क्विकली आप अप्रूवल्स देंगे, जितनी क्विकली आप मार्केट इंसेंटिव्स क्रिएट करेंगे, उतनी ही जल्दी लोग आना शुरू होंगे। चूंकि हमारी अप्रूवल्स प्रोसेसेस इतने कम्बरसम हैं कि टाइम बहुत लग जाता है, और फिर लोग आगे निकल जाते हैं, वियतनाम चले जाते हैं, साउथ कोरिया चले जाते हैं। ये फास्ट ट्रैकिंग, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि रेगुलेटर की भी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, पॉलिसी की भी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, डीरेगुलेट करना है, मार्केट को ओपन करना है, आए काम करें, पैसे कमाएं, रिफाइनरीज लगाएं, ये सारा काम कर सकें। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये जो जिसे कहते हैं ना, एंट्री टू बैरियर तोड़ देंगे, कंपटीशन क्रिएट कर देंगे,
डिजिटल ट्रांसपेरेंसी प्राइसिंग में ले आएंगे, डिजिटल डेटे से फराहम कर देंगे। ये है मार्केट कंपटीशन, नॉट कंसंट्रेशन, जो कि मोनोपोली स्टाइल की सरकार में हो। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट टुडे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि मुल्क में पेट्रोलियम रिफाइनरी के सऊदी चीनी मंसूबों की राह में रुकावट की वजह भी जो हुकूमती मुदाखलत है वो है? देखिए 2019 में शायद ये बात हुई थी कि हमने रिफाइनरी लगानी है। आज 2026 में आपसे मैं बात कर रहा हूँ। आप खुद देख लीजिए कि आज 7 साल के इतने लंबे अरसे के बाद भी मैं यही कह रहा हूँ कि हमें अपनी पूरी रिफाइनरीज को अपग्रेड करना है, उसकी पॉलिसी सामने लानी है, जिसपे कुछ काम अब अब हो रहा है, हम सुन रहे हैं कि हो रहा है। और जो सऊदी रिफाइनरी है, आई एम नॉट श्योर कि इट्स स्टिल इवन इन द वर्क्स, या वो प्रोजेक्ट जो है वो कहीं और चला गया है या नहीं लगेगा। बट इट इज समथिंग दैट वाज थॉट एट दैट टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो लार्ज रिफाइनरी इन्वेस्टमेंट है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी ने, और चूंकि गवर्नमेंट की उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, और पॉलिसी डिलेज, टैक्सेशन, प्राइसिंग रेगुलेशंस, अप्रूवल डिलेज, इस सब ने उस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को पनपने नहीं दिया कि हम ये सब काम कर सके। ठीक है। रिफाइनरी इन्वेस्टमेंट इज क्रिटिकल फॉर इम्प्रूविंग एनर्जी सिक्योरिटी इन द कंट्री, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड रिफाइंड प्रोडक्ट्स, एंड वी मस्ट मूव ऑन दिस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।